एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिनकाय और उसकी वाइफ लू और याओ के पास आते हैं। अब वहाँ सभी लोग लू से कह रहे होते हैं कि लू तो हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। तभी मिनकाय कहता है कि मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि लू की अटेंशन के लिए उसे किस टाइप की वुमन अट्रैक्ट करती है। फिर वो लू से कहता है कि यहाँ पर हम में से कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, इसीलिए इस बात को क्लियर ही कर दो। अब ये सब सुनने के बाद याओ लू के और भी ज्यादा करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब लू उससे दूर हो जाता है। फिर वो याओ से कहता है कि ये क्या कर रही हो और क्या तुम इस सिचुएशन को क्लियर करने नहीं आई हो। तभी याओ अपने मन में कहती है, लेकिन मैं तो यहाँ अपना अधिकार का दावा करने आई हूँ। फिर वहाँ एक आदमी कहता है, ऑफ कोर्स याओ की तरह ही एक टैलेंटेड और ब्यूटीफुल वुमन ही लू के साथ पैर कर सकती है। तभी कैक्सीन चू को इशारा करके अपना फोन निकालने के लिए कहती है और फिर कैक्सीन फिर से लू को उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। अब इधर लियू ने बूरान को वीडियो कॉल लगाया होता है। तब बूरान सोचती है कि आखिर लियू ने मुझे वीडियो कॉल क्यों करा। तब क्विन शू कहता है कि तुम्हें रिसीव कर लेना चाहिए, क्या पता लू के बारे में कोई बात हो। और ये सुनते ही बूरान कॉल रिसीव कर लेती है। अब वहाँ पर मिनकाय लू से कह रहा होता है कि अगर तुम क्लियर नहीं करोगे तो यहाँ पर हम में से कोई भी अपनी ड्रिंक एंजॉय नहीं कर पाएगा। और फिर लू से पूछता है कि क्या याओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब बूरान ये सभी चीज़ें वीडियो कॉल पर देख रही होती है और तब क्विन शू उससे कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि लू और याओ के बीच में कुछ तो सीक्रेट है। अब वहाँ पर याओ सभी से कहती है कि अगर आप सभी जानने के लिए इतने ही उत्सुक हैं तो आप सबको मैं डायरेक्टली बता ही देती हूँ। अब याओ बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैरी आ जाती है और आते ही उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अब फिर कैरी लू से कहती है कि आज तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आने वाले थी ना, फिर तुम याओ को क्यों लेकर आ गए। फिर कैरी वहाँ सभी से कहती है कि आज लू हमारे रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करने वाला है। अब ये सुनते ही सभी लोग कैरी की ओर देखने लग जाते हैं। फिर कैरी कहती है कि कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं लू की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन लू मेरा बहुत ही अच्छा बॉस है और मैं उसकी सबॉर्डिनेट हूँ। इसके बाद लू भी कैरी की तारीफ करने लग जाता है। तभी कैक्सीन लू से कहती है कि बातों को घुमाना बंद करो, कहीं तुम कैरी और याओ दोनों को ही तो डेट नहीं कर रहे। तभी कैरी कहती है कि मैं जानती हूँ आप सभी लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, लेकिन आज मैं अपने नाम सही तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर मुझे मेरे लिए सच में कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा तो मैं मुझसे छोटे लड़के को ढूंढूंगी, ताकि वो मेरी बातों को सुने और लू जैसा कोई डोमिनेंट सीईओ के साथ कभी नहीं जाऊंगी। अब कैरी की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन लियू, मिनकाय और कैक्सीन का मुंह बन जाता है। फिर मिनकाय कैक्सीन से कहता है कि आखिर ये कैरी क्या कह रही है और क्या उसे अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाने का डर नहीं है। अब उधर कैरी याओ से कह रही होती है कि तुम सही कह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी आइडेंटिटी को छुपाने की जरूरत है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब लू कैरी से मिलता है। लू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम्हें यहाँ हुआ नहीं भेजा है, और जब से मैं बूरान को लाई करने लगा हूँ, हुआ को मुझे परेशान करने की और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, लेकिन तुम दूसरों के ऑर्डर्स को क्यों फॉलो करती हो। इस पर कैरी उसे सॉरी कहने लग जाती है और बताती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। फिर लू उससे कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो तुम्हें ये बात हुआ को एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत आएगी, और मेरे हिसाब से ये काम करने के लिए किसी और ने तुम्हें हुआ से ज़्यादा पैसे दिए हैं, और वो मिनकाय और उसकी वाइफ के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता जो बूरान को एम्बेरस करे। फिर वो कैरी को ये भी बताता है कि मेरे पास मिनकाय और उसकी वाइफ के स्मगलिंग अकाउंट के एविडेंस भी हैं, और तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या वो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देंगे। अब ये सुनते ही कैरी डर जाती है और फिर से लू को सॉरी कहने लगती है। फिर लू उससे कहता है कि अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सभी लोग लू से पूछते हैं कि अच्छा तो आपकी कैरी गर्लफ्रेंड नहीं है, यानी कि याओ ही आपकी गर्लफ्रेंड होगी। अब याओ उन सभी से कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी फिर से कैरी बीच में बोलने लगती है। अब कैरी लू से कहती है कि सभी लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसीलिए आप सस्पेंस खत्म कर दो। फिर लू वहाँ सभी लोगों से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ना तो कैरी है और ना ही याओ है, हमारी कंपनी की बेस्ट डिजाइनर बूरान ही मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनते ही याओ, मिनकाई और कैक्सीन को शौक लग जाता है और तभी लियू भी बूरान का वीडियो कॉल कट कर देता है। अब कैरी कहती है कि आप सभी बूरान को तो जानते ही होंगे, वो और लू दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। लू बूरान को यहाँ लाना चाहता था, लेकिन उसका कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हुआ है और इसीलिए मैं उसकी जगह पर आ गई। अब फिर याओ वहाँ सभी लोगों से कहती है कि अब जब सभी को पता चल ही गया है कि लू मिनकाई की भांजी को डेट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर आगे चल के ई हुआ और पिनशांग में कंपटीशन नहीं होगा, और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। इसके बाद याओ वहाँ मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा करती है और अनाउंस करती है बूरान, जो कि ई हुआ की फॉर्मर सीईओ है और यी मिंडे की बेटी है और हुआ की ग्रैंड डॉटर है, और फ्यूचर में पिनशांग और ई हुआ एक फैमिली बनने वाले हैं। अब ना चाहते हुए भी मिनकाई और कैक्सीन को वहाँ सभी लोगों के सामने हाँ कहना पड़ता है।
फिर वहाँ आगे सभी लोग लू को कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर वो लोग वहाँ मिनकाई से भी कहते हैं कि लू जैसा इतना अच्छा नेफ्यू इन लॉ पाकर आप तो बहुत ही खुश होंगे। और तब मिनकाई किसी के सामने कुछ भी नहीं कह पाता है। अब कैरी वहाँ सभी लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि हम सबको अब यहाँ से चलना चाहिए ताकि लू और मिनकाई अकेले में बात कर सकें। अब फिर मिनकाय, कैक्सीन और लू तीनों अकेले में बात करते हैं। मिनकाय लू से कहता है कि तुम में कोई तो बात है, तुमने कैरी को भी अपने साइड में कर लिया और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम्हारे फादर का स्कैंडल एक्सपोज हो जाएगा। तब लू कहता है कि मैंने सिर्फ कैरी को ही अपने साइड में नहीं करा। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू शू से मिलने आया होता है। लू शू को उसकी बेटी की ग्रेजुएशन वाली फोटो देता है और कहता है कि जब मैं टेलर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब मुझे पता चला था कि आपकी बेटी भी टेलर के जाल में फंसी हुई है और तब उसने अपने मेजर चेंज करने के लिए मुझसे हेल्प मांगी थी और अब वो ग्रेजुएट हो चुकी है। फिर लू उनसे ये भी कहता है कि आपकी बेटी की हेल्प की फैमिली से कैक्सीन कर रही थी ना, और अगर आपको आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तब शू उससे कहता है यानी तुम्हें सब पहले ही पता चल गया था और मैंने एक ऐसी चीज़ करी है जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। और फिर वो लू को बता देता है कि क्वीन शू की रियल आइडेंटिटी मैंने ही एक्सपोज करी थी। अब उधर रेस्टोरेंट में जब लियो को कॉल कट होता है तो बूरान उनकी वो बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब क्वीन शू उससे कहता है कि क्या पता लू ने ये सभी फैमिली को गुस्सा दिलाने के लिए करा हो। फिर बूरान कहती है कि अगर इससे ये फैमिली इरिटेट होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब बूरान का मूड अच्छा हो गया होता है, इसीलिए वो क्वीन शू को बारबेक्यू ट्रीट देना चाहती थी, लेकिन क्वीन शू उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बिजी हूँ, और फिर तभी बूरान वहाँ से चली जाती है। अब कुंशू के पास लू का कॉल आता है और लू कुंशू से मिलने के लिए कहता है। अब लू कुंशू से मिलने उसके रेस्टोरेंट में आता है और साथ में एक डायरी भी लेकर आता है। फिर कुंशू लू को बताता है कि मैं ही वो था जिसने सीकी को कॉल करा था। तब लू कहता है कि मैं जानता था, मुझे शू ने बता दिया था कि तुम ही सिक्की के भाई हो। फिर क्विंशू उससे पूछता है कि क्या तुम ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि मैंने ऐसा क्यों करा। तब लू कहता है कि मेरा टेस्ट लेने के लिए, ताकि तुम मेरी बुरान के प्रति ट्रू फीलिंग्स के बारे में जान सको, और मेरे ख्याल से इसके अलावा दूसरा और कोई रीज़न नहीं हो सकता। और तुमने ई फैमिली को ये सच नहीं बताया कि याओ ही सीकी है, और इससे यही पता चलता है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद लू कुनशू को वही डायरी देता है और कहता है कि ये डैड की डायरी है और मुझे लगता है कि तुम इसे एक बार ज़रूर देखना चाहोगे, और फिर लू वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि हुआ की सेक्रेटरी उसे बता रही होती है कि कुनशू की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। फिर हुआ उससे कहती है कि अब सिकी के बारे में पता लगाना बंद कर दो। अब ये सुनने के बाद उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हमने सिकी को ढूंढने में इतनी इन्वेस्टिगेशन करी और अब आप कह रही हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। तब हुआ उससे कहती है, पहले मैं लू को सीरियसली नहीं लिया करती थी और इतनी कोशिशें करने के बाद भी हम हार जाते थे, और लू हमेशा से हमारे वीक पॉइंट्स पर ही अटैक करता था, और इसीलिए अब हमें भी उसकी कमजोरियों को ढूंढना होगा। अब उसकी सेक्रेटरी पूछती है तो क्या सीकी उसकी कमजोरी है। तब हुआ कहती है कि लू मिंगयू की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके लू पर बहुत एहसान है और वो उसके बेटे और बेटी की बहुत वैल्यू करता है, और अब हम इन्हीं दोनों को लू के खिलाफ करेंगे। फिर वो उससे ये भी कहती है कि क्वीन शू ने बहुत कुछ सहा है, जिस लड़की को वो पसंद करता था आज वो लू की गर्लफ्रेंड है, और क्वीन शू का जो कुछ भी था अब वो लू ले चुका है। और तुम्हें क्या लगता है कि इस वक्त क्वीन शू के मन में किसी तरह की कोई फीलिंग होगी। अभी इधर क्विंशू अपने डैड की वही डायरी पढ़ रहा होता है। उस डायरी में उसके डैड ने बहुत सी बातें क्विंशू के बारे में लिखी होती हैं। वो क्विंशू को बहुत मिस भी किया करते थे, और इन्होंने ये भी लिखा होता है कि जब भी वो उसे मिले क्विंशू उन्हें माफ़ कर दे। अब तभी वहाँ पर शू आ जाते हैं और क्विंशू से पूछते हैं कि तुमने डायरी देख ली। फिर वो उसे सॉरी कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसकी आइडेंटिटी ई फैमिली के सामने रिवील करी थी। फिर क्विंशू उससे कहता है कि मुझे पता है। तब शू कहता है कि मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए करा था, और अगर इसके लिए तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस किया करते थे, और वो हमेशा से यही चाहते थे कि तुम अपने अंदर किसी तरीके की नफरत ना रखो और लोगों को माफ़ कर दो। ये मुश्किल होता है, लेकिन माफ़ करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब इसके बाद क्विंशू कहता है कि आपने जो भी कहा उस बात में सेंस तो है, इसीलिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको मुझे कुछ दिनों के लिए जॉब से छुट्टी देनी होगी, नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अब शू उसकी बात तुरंत ही मान लेते हैं, और फिर उसे ये भी कहते हैं कि लू ने कहा था तुम पिनशैंग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो तुम्हारा वेलकम भी करेगा। लेकिन क्विंशू ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे उसका कोई फेवर नहीं चाहिए। अब आगे नाइट में बूरान अपने घर आ चुकी होती है, तभी लू का उसे कॉल आता है और बूरान उससे कहती है कि तुम सिर्फ नाइट में ही मेरे बारे में सोचते हो। तब लू कहता है कि मैं घर पर ही हूँ और तुम कहाँ पर हो। दरअसल लू अपने डोर के होल में से बूरान को अंदर से देख रहा होता है, लेकिन बूरान को इस बात का पता नहीं होता। फिर लू उससे कहता है तुम मुझसे नाराज होकर क्विंशू के रेस्टोरेंट में गई थी और वहाँ पर तुम दोनों ने मिलकर मेरी बहुत सारी बुराइयां करी होंगी।
फिर उससे ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। बुरान कहती है कि दिन में तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करी थी और अब नाइट में उसके लिए नूडल्स बनाए हैं, लेकिन मैं वो नूडल्स नहीं खा सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी रेस्टोरेंट में से खाना खाकर आ चुकी हूँ और मेरा पेट भरा हुआ है। इसके बाद लू खुद के बनाए नूडल्स की तारीफ करने लग जाता है और तब बुरान के मुंह में भी पानी आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अब इधर लू अपने डोर पर खड़े होकर काउंटिंग कर ही रहा होता है, 1 2, और जैसे ही वो 3 कहता है तो उसकी डोरबेल बज जाती है और जब डोर खुलता है तो बुरान वहीं पर खड़ी होती है। अब बुरान के अंदर आते ही लू उसे हक कर लेता है और जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके लिए सॉरी कहता है और इस तरह से उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब जब वो दोनों नूडल्स खाने के लिए बैठते हैं तो बुरान लू से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हारी अपनी भी पर्सनल स्पेस है और तुम्हें सारी बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर तभी लू उसे किस कर देता है। अब फिर वो दोनों नूडल्स खाने लगते हैं और लू उसे कहता है कि इस वीकेंड पर मैं तुम्हें कहीं बाहर फ्रेश एयर के लिए ले चलूंगा, लेकिन बुरान मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि एंशिएंट टैली की डिज़ाइंस बनानी है। तब लू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू और बुरान अपने वीकेंड पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर आए होते हैं और वो दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। फिर लू बुरान से कहता है कि तुमसे मिलना मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे लकीस्ट चीज़ रही है और मैं यही चाहता हूँ कि अब हम हमेशा साथ रहें। तब बुरान पूछती है कि तुम इस बात की गारंटी ले सकते हो। फिर लू कहता है कि पिछले 30 सालों तक मैंने जितना भी अपना लक इकट्ठा करा है वो सब मैं तुम पर लगा दूंगा और इतना काफ़ी होगा। और फिर बहुत चलने की वजह से बुरान के पैर में दर्द होने लगता है और तब लू उसे उठाकर चलता है जिससे बुरान बहुत लकी फील करती है। अब वो वहाँ बैठकर एक स्केच बना रही होती है और तभी लू भी उसके पास में बैठा होता है और बुरान के फेस का एक ब्यूटीफुल सा स्केच बनाता है। इसके बाद लू अपना स्केच ऑनलाइन भी पोस्ट कर देता है जिससे क्विंशू उसे देख लेता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी क्विंशू के पास मनकाय का कॉल आता है और वो क्विंशू से कहता है कि इस बार अब तुम्हारी पारी है और हम दोनों मिलकर लू को सबक सिखाएंगे और अब तुम अपनी सारी चीज़ें वापस ले लो। फिर क्विंशू उससे कहता है कि अगर मुझे लू को सबक सिखाना होगा तो उसके लिए मेरे पास अपने खुद के प्लान्स हैं और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि तुमने जो शेयर एग्रीमेंट का ट्रांसफ़र दिया था वो सब तुम्हारे झूठे वादे थे और तब मैं उस सिचुएशन में तुम्हारे साथ इसीलिए अग्री हुआ था क्योंकि मुझे बुरान के बारे में पता लगाना था और मेरे हिसाब से अब तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद क्विंशू से कहता है कि तुमने मेरे साथ गेम खेला था और इसके लिए तुम्हें इसका बदला चुकाना ही होगा। आगे हम देखते हैं कि ई फैमिली के सभी मेंबर्स डिनर कर रहे होते हैं। तभी कैक्सीन हुआ से कहती है कि जीही ने बिजनेस के लिए मैनेजमेंट क्लास जाना स्टार्ट कर दिया है और अब वो बिजनेस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन हुआ कहती है जल्द से जल्द एक लड़की ढूंढकर जीही की शादी कर दो। तभी कैक्सीन कहती है लेकिन जीही तो अभी छोटा है। इस पर हुआ कहती है कि मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है। अब फिर लू और बुरान दोनों साथ ही में होते हैं। तभी लू के पास याओ का कॉल आता है और बुरान उससे बताती है कि याओ का कॉल आ रहा है। तब लू कहता है कि ज़रूर कोई वर्क रिलेटेड ही काम होगा, लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद लू उसे नेक पर मसाज देने लग जाता है और बुरान उसे कहती है कि आज हम बाहर शॉपिंग के लिए गए, ग्रॉसरीज लेकर आए और खाना बनाया, लेकिन हमने कोई भी कपल रोमांटिक वाली चीज़ें नहीं करी। मैं तुम्हारे साथ कपल आउटफिट्स वाली ड्रेस पहनकर घूमना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ स्टार और सनराइज देखना चाहती हूँ और किस भी करना चाहती हूँ। और फिर तभी बुरान लू को किस करने लग जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ कोई आ रहा है। अब लू बुरान से कहता है कि ज़रूर याओ ही यहाँ आई होगी और तब बुरान भागकर बाथरूम में जाकर छिप जाती है। अब याओ घर के अंदर आ चुकी होती है और वो उसके लिए ग्रोसरीज का सामान लेकर आई होती है, लेकिन वो देखती है कि लू ऑलरेडी सामान ला चुका होता है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम कब सुपरमार्केट गए थे। इस पर लू कहता है कि अब से तुम्हें मेरे लिए सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद ही ये काम कर लिया करूँगा। फिर याओ बाथरूम की ओर देखने लगती है और तभी लू उससे कहता है कि तुम्हें अब घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन याओ कहती है कि मुझे भूख लग रही है और मैं नूडल्स बना रही हूँ। फिर लू उससे कहता है कि मैं पूरा दिन बहुत बिजी रहा था, इसीलिए तुम बाहर से ही ऑर्डर करके खा लो। अब फिर याओ टी बनाने के लिए कहती है, लेकिन लू उसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि टी पीने से मुझे जल्दी ही नींद आ जाएगी और आज मुझे जल्दी सोना है। इसके बाद याओ को उस पर शक होने लगता है। फिर वो लू से पूछने लगती है कि क्या तुम और बुरान, लेकिन तभी लू बीच में बोल देता है और कहता है कि हमारे बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर लू उसे ये कहकर चला जाता है कि मुझे बात लेना है, मैं जा रहा हूँ और तुम भी जाकर रेस्ट करो। अब लू बाथरूम में आ जाता है और बुरान उससे पूछती है कि क्या याओ चली गई। तब लू कहता है कि मैं उससे कहकर आ गया हूँ कि मुझे बात लेना है। अब इधर याओ अभी तक बाथरूम की तरफ ही देख रही होती है और अंदर बुरान ने शार चालू कर दिया होता है और लू से पूछती है कि याओ को तुम्हारे घर का कोड कैसे पता है। इस पर लू कहता है कि ये मेरी ही गलती है और मैं इसे चेंज कर दूंगा। अब फिर याओ गुस्सा होकर लू के घर से चली जाती है और इधर लू और बुरान दोनों बाथरूम के अंदर किस कर रहे होते हैं।
हमें पेनशांग का सीन दिखाया जाता है। याओ लू के पास आती है और उसे बताती है कि कैडी ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, इसे अप्रूव कर दो। तब लू कहता है कि कैडी ने जो कुछ भी करा उसे भूल कर अब आगे बढ़ो। लेकिन उस दिन बिजनेस गैदरिंग के दौरान तुमने सभी के सामने ये अनाउंस कर दिया कि बूरान ही फैमिली से है और इससे बूरान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर याओ कहती है कि मुझे पता है मैंने जो कुछ भी करा था वो गलत था। तब लू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ई फैमिली अब और बूरान को परेशान करे। अब याओ कहती है कि बॉस आप हमेशा बूरान का कितना ध्यान रखते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड होना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर लू कहता है कि मैं बूरान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा ताकि वो फिर से हर्ट ना हो। अब आगे याओ लू की इन्हीं सब बातों से परेशान होती है और वो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसी बार में जीही भी अपनी ब्लाइंड डेट पर आया होता है, लेकिन जीही को उस डेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और इसी वजह से वह लड़की जीही से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब जीही भी बाहर जा रहा होता है और तभी याओ का भी निकलना होता है। जीही ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी होती है और इसी वजह से वो दोनों टकरा जाते हैं। फिर जीही याओ को देखता है और उसे पहचान लेता है। वो उसे वहां से जाने नहीं देता और अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन याओ उसे मना कर देती है और इसी वजह से वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब वहाँ दूसरे लोग इन्हें देख लेते हैं और ज़ी को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तब याओ बीच में आकर ज़ी को बचा लेती है और ज़ी की तरफ से उनसे माफ़ी मांगती है। अब फिर याओ ज़ी को देखकर बाहर आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ज़ी अब भी बाहर तमाशा ही कर रहा होता है। फिर याओ जैसे ही वहां से जाने लगती है तो ज़ी उसका पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी तरफ से माफ़ी क्यों मांगी और मैं किसी भी वुमन का फेवर नहीं लेता हूँ। फिर ज़ी उसे ये भी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा और तुम कितनी आउटस्टैंडिंग हो, तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, मैं तुम्हें लू से ज़्यादा पैसे दिया करूंगा। अब याओ उसे पीछे छुड़ाकर जाने लगती है, लेकिन तभी ज़ी उसे फिर से पकड़ लेता है और जाने नहीं देता और तब याओ लू को कॉल करके हेल्प मांगती है। अब ज़ी याओ से ये भी कहता है कि लू तो सच में ब्लाइंड है, आखिर वो मेरी फाइटिंग सिस्टर बूरान के प्यार में कैसे पड़ गया और तुम्हारा उसके साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। अब आगे ज़ी याओ को ज़बरदस्ती किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्विंशु आ जाता है और ज़ी को धक्का मार देता है। क्विंशु ज़ी से कहता है कि क्या तुमने अपना चेहरा देखा है और तुम्हारे जैसा लूजर याओ को डिजर्व ही नहीं करता है। इसके बाद याओ क्विंशु से थैंक्स कहती है और फिर क्विंशु याओ से कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर क्विंशु याओ से पूछता है मैंने सुना कि लू ई फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला है, क्या ये बात सच है या झूठ। इस पर याओ कहती है कि क्या तुम ये बूरान के लिए पूछ रहे हो। फिर याओ उसे बताती है कि लू और सिकी एक साथ बड़े हुए हैं और सिकी के फादर लू को अपनी सन इन लॉ की नज़रों से देखते थे और जब लू मिंग्यू बैंकरप्ट हो गया था तो इसी शौक की वजह से सिकी को भूलने की बीमारी हो गई थी और हमेशा से लू ने ही सिकी को प्रोटेक्ट करा है और ये सन इन लॉ वाली बात नॉनसेंस है और सिकी को भी लू के लिए फीलिंग्स हैं। अब ये सब सुनने के बाद क्विंशु उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि लेट हो चुका है और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तब याओ खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लू भी वहाँ आ चुका होता है। फिर क्विंशु और लू दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। अब लू उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने याओ की हेल्प करी होती है। तब क्विंशु कहता है कि मैंने तो बस अपनी सिस्टर की हेल्प करी है। अब क्विंशु उससे पूछता है कि इतने क्रिटिकल मोमेंट पर ये डायरी तुम्हारे पास कैसे आ गई, कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे। इस पर लू कहता है कि इतना सब कुछ लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और जब मैं बूरान को बता दूंगा कि तुमने क्या करा तो मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर क्विंशु उससे कहता है तो फिर तुम बूरान को बता क्यों नहीं देते। तब लू कहता है कि तुम बूरान के वो फ्रेंड हो जिसकी वो सबसे ज्यादा केयर करती है और अगर उसने तुम्हारी फ्रेंडशिप खो दी तो उसे मुझे खोने से भी ज्यादा हर्ट होगा और मैं ऐसा फुलिश काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब क्विंशु कहता है कि लू तुम्हारे पास तो सब कुछ है, एक फादर, एक सिस्टर, कंपनी, फैमिली, सब कुछ जो मेरा था और सब कुछ अब तुम्हारे पास है, तो फिर क्या तुम मुझे बूरान को दे सकते हो। ये सुनते ही लू उसे मना कर देता है और कहता है अगर तुम सोचते हो कि ये अनफेयर है तो मैं पिनशांग के शेयर्स तुम्हें दे दूंगा और सिकी को भी दे दूंगा। लेकिन क्विंशु कहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा और मुझे कोई मौका मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। और फिर क्विंशु वहां से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जीही को बहुत तेज फीवर आया होता है, लेकिन फीवर में भी बहुत जोर जोर से वो हंस रहा होता है और उसकी ये हालत देखकर उसकी मॉम उसके लिए बहुत परेशान होती हैं। फिर वहाँ पर मिनकाय आता है और कैक्सीन से पूछता है कि इसे क्या हुआ। तब वो उसकी वाइफ बताती है कि ये ब्लाइंड डेट पर बिना बॉडीगार्ड्स के साथ गया था और वहीं पर ड्रंक होकर पड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस उसे घर तक छोड़ आई है। कैक्सीन मिनकाय से कहती है कि जाकर अपनी मॉम से कह दो कि अब से जी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाएगा, लेकिन मिनकाय अपनी मॉम के पास जाने से डर रहा होता है
और कैक्सीन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तुम खुद जाकर उनसे कह दो। अब कैक्सीन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ब्लेम करने की, और अगर तुम मॉम से बात नहीं करने जाओगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। अब फिर मजबूरी में मिनकाय को अपनी मॉम के पास जाना पड़ता है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आप जी को ब्लाइंड डेट पर ना जाने दें। लेकिन उसकी मॉम उसे खूब सुनाती हैं और कहती हैं कि मैंने तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया था ना, तो फिर तुम कैक्सीन के साथ इंडस्ट्री गैदरिंग में क्यों गए थे? और अगर सच में तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं एक काम देती हूँ जो सीई ने पूरा नहीं करा है, और वो है क्विंशू पर नज़र रखना। और अब तुम क्विंशू पर कड़ी नज़र रखो। ये सुनते ही मिनकाय को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब काम करवा रही हैं और आप अपनी नज़रों और दिमाग से मुझे दूर करना चाहती हैं। फिर हुआ उससे पूछती है कि जब तुम कंपनी के सीईओ थे तो क्या तुम्हें पता था कि ई हुआ ने कितना शेयर लॉस करा था? इसके बाद हुआ मंडे की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि जब तक वो था मुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ये सुनते ही मिनकाय को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो अपने आप के बारे में ही कहने लग जाता है कि उसने कंपनी के लिए कितना कुछ करा है। लेकिन हुआ उसकी एक नहीं सुनती और फिर मिनकाय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बूरान के मॉम और डैड को देखते हैं जो अपने घर पर होते हैं। तभी मिनकाय वहाँ बहुत गुस्से में आता है। वो आते ही मिंडे से बहस करने लग जाता है और कहता है कि तुमने ई फैमिली को छोड़ दिया है तो अब यहाँ से मॉम की नज़रों से भी दूर क्यों नहीं चले जाते? और फिर मिनकाय वहाँ पड़ी हुई चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाता है और इसी बीच उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अबू रान की मॉम उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। फिर तभी मिंडे तुरंत भागकर अपनी वाइफ के पास आता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर बुरान और उसके डैड मॉम को हॉस्पिटल लेकर आए होते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है कि अब वो ठीक हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो किसी भी बात पर इमोशनल ना हो और उन्हें थोड़े टाइम के लिए यहीं ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा। तभी हम देखते हैं कि याओ भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर माँ से अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए आई होती है और उसने बुरान और उसके डैड को वहाँ पर देख लिया होता है। इसके बाद बुरान के पास लू का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें आज नहीं देखा है। तब बुरान उसे बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने आई हूँ। फिर लू उसे सजेस्ट करता है कि क्यों न तुम अब अपने पेरेंट्स को अपने साथ रहने के लिए यहीं पर लेकर आ जाओ, और वैसे भी अब तो तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता ही चल चुकी है। इस पर बूरान कहती है कि मैं उनसे पूछकर तुम्हें बताऊंगी। अब फिर बूरान के डैड उसके पास आते हैं और तब बूरान उनसे कहती है कि लू ने मुझे सजेस्ट करा है कि क्यों न आप और मॉम मेरे साथ ही रहें। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर हम वहाँ रहने के लिए आ गए तो ये बात तुम्हारी मॉम को और भी ज़्यादा परेशान करेगी, और अब हम तुम्हारी मॉम को और परेशान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ आना ठीक नहीं होगा। उसके बाद हुआ का कॉल आता है। हुआ उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है और उनकी बॉडी काफ़ी वीक है, लेकिन वो उनकी फॉल्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मिनकाई और कैक्सीन को हैंडल नहीं कर पाए थे। फिर वो बूरान से ये भी कहती हैं कि अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि फिर से तुम्हारे अंकल और आंटी तुम्हारे मॉम डैड को परेशान करें, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। तब बूरान उनसे कहती है कि आप फिर से वही पुराने ट्रिक्स यूज़ कर रही हैं और आपने ये सब अंकल को करने के लिए जानबूझकर कहा था ताकि वो ज़बरदस्ती यहाँ आकर लड़ाई करें, और भला आप किसी और को अपने हाथ की कठपुतली कैसे बना सकती हैं? सच में आप एक बहुत ही ज़्यादा बुरी इंसान हैं। फिर हुआ उससे कहती है कि तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे मॉम और डैड की सिचुएशन अभी भी मेरे कंट्रोल में है। अब बुरान उनसे पूछती है तो बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं? फिर हुआ उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पिनशांग के एंशियंट वाले रेनोवेशन वाले ब्लूप्रिंट्स मुझे ला कर दो। बुरान उनसे कहती है कि आप पिनशांग से जीतने के लिए सिर्फ डिज़ाइन चुराना ही जानती हैं, लेकिन हुआ उसकी एक नहीं सुनती है और कहती है कि याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, और फिर कॉल कट कर देती है। अब हुआ कि इन सभी बातों से बूरान काफ़ी परेशान हो जाती है और इधर हम देखते हैं कि याओ ने बूरान और उसकी ग्रैंडमा के बीच जो कुछ भी बातें हुई हैं वो सब कुछ छुपकर सुन ली होती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ज़ी के पास बहुत से बैग्स होते हैं और वो याओ के आने का वेट कर रहा होता है। फिर जैसे ही याओ वहाँ आती है तो ज़ी उसके पास जाता है और कहता है कि तुमसे बात करनी है, लेकिन याओ मना कर देती है। तब ज़ी वो गिफ्ट्स बताता है जो वो याओ के लिए लेकर आया होता है, और तब याओ उससे कहती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें पिनशांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है, लेकिन बूरान का ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग पर नहीं होता और वो अपने ग्रैंडमा वाली बात सोच रही होती है। फिर लू याओ को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता
है कि बूरान ने मुझे एंशिएंट वैली रिनोवेशन की फाइनल ड्राइंग्स भेज दी हैं और वो उस फाइल को याओ को देखने के लिए देता है। फिर याओ उससे कहती है कि मैं अपनी एनुअल लीव लेने के बारे में सोच रही हूँ, पर लू उससे कहता है कि अभी तो कंपनी को एक बहुत बड़ा टेस्ट फेस करना है। लेकिन याओ कहती है कि इन डिज़ाइंस को बूरान ने बनाया है, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ठीक ही होगा और मेरे लिए ब्रेक लेने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। और तब लू उसकी हॉलीडेज़ को अप्रूव कर देता है। इसके बाद लू उससे ये भी कहता है कि ईयूआ इस एंशिएंट वैली रिनोवेशन वाले प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मुझे लगता है कि इस बार भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इसीलिए लू याओ को डिज़ाइन ड्राइंग्स का बैकअप और सारे ड्राफ्ट डिलीट करने के लिए कहता है। अब आगे कंपनी में जब सभी एम्प्लॉयज़ अपने घर चले जाते हैं तो बू रैन चुपके से पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है। अब लू उससे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और मैंने ध्यान से तुम्हारे डिज़ाइंस को देखा और अब मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तब बू रैन कहती है, मैंने इतने बड़े स्केल पर कभी भी डिज़ाइंस नहीं करी थी और इसीलिए मेरे लिए ये काफ़ी स्ट्रेसफुल था। फिर लू उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम बस कॉन्फिडेंट रहो। इसके बाद बू रैन उससे कहती है कि मेरी सारी चॉकलेट्स ख़त्म हो चुकी हैं, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो। और तब लू उसके लिए चॉकलेट्स लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब लू के तुरंत वहाँ से जाने के बाद भी बू रैन फिर से कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगा देती है और कुछ कॉपी कर रही होती है। आगे हम हुआ को देखते हैं जिसके पास वही बू रैन वाली पेन ड्राइव होती है और वो उसे अपने लैपटॉप में लगाकर देख रही होती है। तभी वहाँ पर मिनकाए आता है और हुआ से कहता है, एक बार जब ये डिज़ाइंस ड्राइंग्स क्लाइंट से अप्रूव्ड हो जाएंगी तो लू ज़रूर हम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आएगा और तब हम सारा ब्लेम बू रैन पर लगा देंगे कि उसी ने पिन शैंग की डिज़ाइंस हमें बेची हैं। अब मिनकाए का ये प्लान सुनकर हुआ मुस्कुरा रही होती है। अब आगे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआ की मुलाकात लू और बू रैन से होती है। हुआ लू से कहती है कि तुम तो आज ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे। तब लू उनसे कहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ई हुआ से ही आया है क्योंकि आपने बू रैन जैसे डिज़ाइनर जो पिनशांग को दे दी। अब हुआ कहती है कि तुमसे ज़्यादा अच्छे से बू रैन को मैं जानती हूँ और इस लड़की की यही शख्सियत है कि ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हुआ बू रैन की दी हुई उस पेन ड्राइव को देख रही होती है और उस पेन ड्राइव में सिर्फ लू और बू रैन के साथ की पिक्स ही होती हैं। और अब ये सब देखकर हुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब प्रेजेंट में बू रैन अपने मन में सोच ही रही होती है कि आखिर मैं पिनशांग को कैसे धोखा दे सकती हूँ। अब आगे हमें प्रेजेंटेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले हुआ को इनवाइट करा जाता है अपने प्लान्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हुआ जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगती है तो स्क्रीन पर बू रैन की प्रेजेंटेशन होती है और तब बू रैन सोचने लग जाती है कि आखिर इन्हें मेरी डिज़ाइंस कैसे मिल गईं। अब जब लू मिनकाए की ओर शक भरी नज़रों से देख रहा होता है तब मिनकाए उसे देखकर स्माइल करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनकाए एक पेन ड्राइव लेकर हुआ के पास आया होता है और कहता है कि मैंने पिनशांग के एक एम्प्लॉय को ख़रीद लिया है और इसी वजह से बू रैन की प्रेजेंटेशन उन्हें मिल गई है। अब फिर प्रेजेंट में बू रैन बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और सोच रही होती है कि ई हुआ ने हमसे पहले ही प्रेजेंटेशन दे दी, तो फिर अब हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि ये पिनशांग का प्रपोजल था। अब इधर लू भी यही सोच रहा होता है कि आखिर बू रैन के प्रपोजल को किसने लीक करा। अब वहाँ पर सभी लोगों को ई हुआ का प्रपोजल काफ़ी पसंद आता है और सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद अब प्रेजेंटेशन देने के लिए लू को स्टेज पर बुलाया जाता है। लू जैसे ही स्टेज पर जाता है तो बू रैन और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है तब लू सभी के से सॉरी कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी याओ वहाँ पर चेन मैनी को लेकर आ जाती है। अब याओ लू से कहती है कि चेन मैनी की वजह से न्यू प्रपोजल टाइम पर कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए ये प्रेजेंटेशन मुझे देने दो। अब यहाँ पर याओ सभी को चेन मैनी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके दिए हुए प्रपोजल को रिप्रेजेंट करती है। अब वहाँ पर सभी लोगों को चेन मैनी का प्रपोजल भी काफ़ी पसंद आता है। अब इधर बू रैन अपने मन में सोच रही होती है कि लू के पास बैकअप प्लान था तो फिर इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब ये प्रपोजल देखकर मिनकाए और हुआ को भी शौक लग जाता है और हुआ मिनकाए पर गुस्सा करने लग जाती हैं। फिर चैन मैनी बू रैन की तरफ देखकर सोच रही होती है कि पिछली बार तो मैं तुमसे हार गई थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें याओ ने चेन मैनी को मिलने के लिए बुलाया होता है। चेन उससे कहती है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ काम करना चाहती हो, पिछली बार तो हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ था तो क्या इस बार हो जाएगा। फिर याओ उससे कहती है कि इस बार मैं तुम्हें जिस प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट कर रही हूँ उससे ज़रूर तुम्हें तुम्हारी पहचान वापस मिल जाएगी और इससे बू रैन को भी काफ़ी अच्छा सबक मिलेगा।
अब ये सुनने के बाद चेन कहती है कि मुझे तो लगा था कि बुरान तुम्हारी फ्रेंड है। इस पर याओ कहती है कि सिर्फ बाहर से ही वो मेरी फ्रेंड है, बाकी अंदर से तो वो मेरी दुश्मन है। अब इधर प्रेजेंट में लू को ये प्रपोजल भी पसंद नहीं आता। हुआ मिनकाय से पूछ रही होती है कि आखिर इतने कम टाइम में पिन शांग ने बैकअप प्लान कैसे मैनेज कर लिया। तब मिनकाय कहता है कि ये सब ज़रूर बूरान ने ही करा होगा और इसमें सारी गलती उसी की है। फिर बूरान बहुत सैड होती है और अपने मन में यही सोच रही होती है कि लू ने उसे कहा था कि वो उस पर भरोसा करता है, लेकिन उसके पास तो सेकंड प्लान के लिए याओ और चेन मैनी थे और स्टार्ट से लेकर एंड तक उसने जीतने के लिए मेरे प्लान के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अब प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद सभी को वो प्रपोजल बहुत पसंद आता है और सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं, पर तभी बूरान सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अब लू जैसे ही बूरान को वहाँ से जाता हुआ देखता है तो वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग लू को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसे रोक लेते हैं। जब बूरान बाहर आती है तो उसके पीछे पीछे हुआ और मिनकाय भी आ जाते हैं। हुआ बूरान को रुकने के लिए कहती है और उसके पास जाकर उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम लू की वजह से हमेशा से ई हुआ के इंटरेस्ट में रुकावट बनती आ रही हो और अब मैं तुम्हें धोखा देने के इल्ज़ाम बताऊंगी। अब फिर मिनकाय उससे कहता है कि तुम लू के साथ मिली हुई थी ना। तब बूरान मिनकाय से कहती है कि आखिर चोर कब से अच्छे बन गए। फिर मिनकाय कहता है कि चोर कौन है, ये बकवास बात बंद करो। फिर वहाँ दूसरे लोग इनकी वीडियो बना रहे होते हैं, तभी मिनकाय उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हुआ बूरान से कहती है कि तुम तो अपनी मॉम से भी ज़्यादा स्टूपिड निकली, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने कम से कम मिंडे को चूज़ करा था, वो उसके लिए अच्छा था, लेकिन तुमने क्या चूज़ किया है, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है। और लू तो कभी भी तुम्हारे प्रपोजल को यूज़ करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करता और सिर्फ उसी के लिए तुमने अपने पेरेंट्स को सेव करने के चांस को भी खो दिया है। तभी मिनकाय और हुआ बूरान को ये सब सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बूरान वहीं खड़ी होकर रो रही होती है और अपने मन में मॉम और डैड को सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकती थी ताकि अपनी ग्रैंड माँ से आप लोगों को बचा सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि लू को जो मुझ पर ट्रस्ट था उसे मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन लू को तो मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं था। अब फिर बूरान वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही लू वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक बूरान वहाँ से जा चुकी होती है और उसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।